वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एआरटी। इन चार में से ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि एआरटी टेक्निक से बिलोंग करता है। एआरटी क्या होता है? एआरटी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें क्या कहते हैं, जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनको फर्टाइल किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया आईयूडी। आईयूडी का मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या है? एक टाइप्स का कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड है। बचा क्या है? जिप्ट और गिफ्ट बचा है। जिप्ट और गिफ्ट ये दोनों कैसी टेक्निक होती हैं? ये ऐसी टेक्निक होती है जिनका यूज किया जाता है जब कोई भी कपल्स जो इनफर्टाइल होते हैं उनको फर्टाइल करने के लिए इन दोनों टेक्निक का यूज किया जाता है। तो आईयूडी तो कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड से बिलोंग करता है, बाकी ये दो जो है ये किससे बिलोंग करते हैं? एआरटी टेक्निक से बिलोंग करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बोथ B and C are correct. Next technique. Next question is the technique called gamete intrafallopian transfer. टेक्निक जैसे गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या किया जाता है? पहला ऑप्शन है who cannot produce an ovum, जो ओवम नहीं प्रोड्यूस करता उसके लिए टेक्निक का यूज किया जाता है। या फिर who cannot retain the fetus inside the uterus, या फिर वो लेडी यूज करती हैं जिसके यूट्रस में मतलब वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती अपने यूट्रस में। और तीसरा ऑप्शन दिया है who cannot provide suitable environment for fertilization, या फिर वो वुमेन यूज करती हैं जिनको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता फर्टिलाइजेशन करने के लिए, या फिर ये सारी चीज जो है बिलोंग करती हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर वो वुमेन यूज करती हैं जो who cannot produce an ovum, जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, वो लेडी जो है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक का यूज करती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which method can be used for women that can not produce ovum but can provide suitable environment। ऐसी कौन सी मेथड है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसका यूज किया जाता, ऐसी वुमेन उसका यूज करती हैं जो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती हैं बट उनको जो है उनको सुटेबल इन्वायरमेंट तो मिलता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, बट फिर भी वो ओवम नहीं प्रोड्यूस करती, मीन्स ओवम नहीं प्रोड्यूस हो रहा है और फर्टिलाइजेशन करने के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है। तो उस समय कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्या आईयूडी का यूज किया जाता है। आईयूडी तो कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड है, इसमें से आईयूडी नहीं होगा, बाकी हमें इन तीन में से बताना है। तो किसका यूज किया जाता है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक का यूज किया जाता है। ऐसी वुमेन इस टेक्निक का यूज करती हैं जो कि ओवम नहीं प्रोड्यूस करती हैं बट उनको सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these can be used to cure infertility in couple where male partner has very low sperm count। इन चार में से ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है, ऐसे मेल उसका ऐसे कपल उसका यूज करते हैं जब मेल पार्टनर बहुत ही कम उसके अंदर स्पर्म का मतलब बहुत कम प्रोडक्शन होता है, स्पर्म बहुत कम प्रोड्यूस होता है, तो उस समय कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है आईयूडी। आईयूडी तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये नहीं होगा, बाकी हमें इन तीन दो में से बताना है। तो बच्चा क्या? जिप्ट। अभी हमने पढ़ा जिप्ट का यूज कौन करता है? फीमेल करती हैं जब उनके अंदर ओवम नहीं प्रोड्यूस होता बट उनको इन्वायरमेंट सुटेबल मिलता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो आईयूआई का यूज कौन करता है? मेल करते हैं इस टेक्निक का यूज जब उनके अंदर बहुत ही स्पर्म बहुत कम स्पर्म काउंट होता है, मीन्स बहुत ही कम स्पर्म प्रोड्यूस होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is the method directly injecting a sperm into ovum is arrested to a reproductive technology is called। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली किससे इंजेक्ट किया जाता? ओवम से इंजेक्ट किया जाता है। जब स्पर्म को डायरेक्टली ओवम से कंबाइन किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो उस समय कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है GIFT, दूसरा ऑप्शन है ZIFT, तीसरा ऑप्शन है ICSI, चौथा है ET। कौन सी टेक्निक का यूज किया था? ICSI टेक्निक का यूज किया जाता है। किस समय यूज किया जाता है? जब स्पर्म और ओवम को डायरेक्टली आपस में एक दूसरे से इंजेक्ट कराया जाता है, तो उस समय कौन सी टेक्निक का यूज किया था? उस टेक्निक को बोला जाता है ICSI। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज emergency contraceptive are effective if used with it। emergency contraceptive जो टेक्निक होता है उसका यूज
कब मतलब कितने समय में कर लिया जाए जिससे वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करेगा। पहला ऑप्शन है 72 आवर्स ऑफ क्वार्टस। 72 सब में कॉमन है, बस हमें ये देखना है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कब किया जाता है। क्या क्वार्टस के समय किया जाता है, या फिर ओवुलेशन के समय किया जाता है, या फिर मेंस्ट्रुएशन के समय किया जाता है, या फिर इम्प्लांटेशन के समय किया जाता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक का यूज कब किया जाता है, जब क्वार्टस के समय, मीन्स जैसे सोशल इशू या फिर किसी रेप के कंडीशन में जो है ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जाता है। मीन्स क्वार्टस के समय, क्वार्टस क्या हुआ, जब मेल और फीमेल की मीटिंग होती है आपस में, तो रेप के कंडीशन में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जाता है। तो कब, अगर उसको 72 आवर्स में हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक का यूज कर लेंगे तब वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following cannot be detected in developing fetus by amniocentesis? इन चार में से ऐसी कौन सी डिजीज है जिसको अमीनोसेंटेसिस टेक्निक जो है डिटेक्ट नहीं करता है। पहला ऑप्शन है जॉइंटिस, दूसरा जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको अमीनोसेंटेसिस टेक्निक क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। जैसे डाउन सिंड्रोम को कर लेगा, सिस्टिक फिब्रोसिस को भी कर लेगा और कलर ब्लाइंडनेस को भी कर लेगा वो डिटेक्ट। बट जॉइंटिस तो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं, इसका जेनेटिक से रिलेशन है ही नहीं, तो जॉइंटिस को जो अमीनोसेंटेसिस टेक्निक डिटेक्ट नहीं करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉजेस फॉर इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज, मतलब मेन कॉज क्या है जिसकी वजह से इंडिया में जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। पहला ऑप्शन है बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, ये सही है। डेथ रेट भी इंक्रीज हो रहा है, बट पीपल एजुकेट नहीं हो रहे हैं। ये सभी कारण होते हैं, ये सभी कारण जिसकी वजह से इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट के पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू। हेपेटाइटिस बी डिजीज कैसे ट्रांसफर होती है, क्या ये ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से होती है, या फिर इंटरमीडिएट मतलब किसी के कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट में आने से, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट। ये डिजीज ब्लड मतलब अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ है, किसी और नॉर्मल पर्सन को हम उसका ब्लड दे रहे हैं तो ये डिजीज तुरंत ट्रांसफर होगी। तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी ट्रांसफर होती है डिजीज, और किसी भी पर्सन की फिजिकल कांटेक्ट में आने से भी डिजीज ट्रांसफर होती, और सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये डिजीज ट्रांसफर होती। मीन्स ये तीन तरीके हैं जिसके कारण, जिसकी वजह से ये डिजीज क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। तो ये सारे मतलब ये सारे ट्रांसमिशन है इसके हेपेटाइटिस बी के। सो द करेक्ट आंसर इज डी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।